नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो आज़ादी की खुशी के साथ साथ एक बहुत गहरे दर्द से भी जुड़ा है। बात हो रही है 1947 के भारत विभाजन की। ये एक ऐसी ऐतिहासिक और दिल दहला देने वाली घटना थी जहां बंद कमरों में बैठे बड़े राजनेताओं के फैसलों और जमीन पर आम इंसान की भयानक हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा और हिंसक टकराव हुआ। 2 करोड़। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन लोगों की अनुमानित अधिकतम संख्या है जिन्हें महज नक्शे पर खींची गई एक लकीर के कारण रातों रात अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। एक ऐसी लकीर जिसने हमेशा हमेशा के लिए करोड़ों जिंदगियों को बेघर कर दिया और इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू कर दिया। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, विभाजन की जड़ें कहाँ थीं? दूसरा, रेडक्लिफ लाइन को कैसे खींचा गया? तीसरा, इसकी भारी मानवीय कीमत क्या रही? चौथा, ऐतिहासिक स्मारकों में शरणार्थियों का जीवन, और अंत में इसकी वो अधूरी विरासत जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, विभाजन की जड़ें, औपनिवेशिक नीतियां और टकराते हुए राष्ट्रवाद। ये सब अचानक नहीं हुआ। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1857 में ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू होता है। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जो असल में आने वाले समय की एक खौफनाक झलक था। 1940 आते आते एक स्वतंत्र राज्य के लिए लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, और फिर 1947 में आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन। आप देख सकते हैं कि कैसे लगभग एक सदी के ब्रिटिश शासन और उनकी नीतियों ने एक खंडित उपमहाद्वीप की मजबूत नींव रख दी थी। अब फूट डालो और राज करो के बारे में तो हम सभी ने सुना है, पर सच तो ये है कि ये महज एक मुहावरा नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज की एक सोची समझी शाही रणनीति थी। उन्होंने जानबूझकर अलग अलग सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र बनाए और धार्मिक विरोध को बढ़ावा दिया। इस प्रशासनिक चाल ने हमारे समाज के धार्मिक मतभेदों को इतना संस्थागत बना दिया कि वे राजनीति में बहुत गहराई तक समा गए। इस नीति का जमीनी असर 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं के रूप में सामने आया। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो एक एकजुट और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत कर रही थी, जहां सभी समुदायों की बराबर भागीदारी हो। और दूसरी ओर थी मुस्लिम लीग, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत या 2 नेशन थियरी पर जोर दे रही थी और एक अलग संप्रभु राज्य पाकिस्तान की मांग कर रही थी। अंग्रेजों के जल्दबाजी में भारत छोड़ने के भारी दबाव के बीच इन्हीं 2 अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों के टकराव ने विभाजन को जन्म दिया। अब आते हैं भाग 2 पर, रेडक्लिफ लाइन खींचना, जो सच में एक नौकरशाही का दुष्स्वप्न था। ये तथ्य अपने आप में किसी मजाक से कम नहीं लगता कि सर सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जो अपनी जिंदगी में उससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, उन्हें दोनों देशों की सीमाएं तय करने के लिए सिर्फ 36 दिन दिए गए। बिल्कुल एक ऐसा इंसान जिसे यहाँ के लोगों, यहाँ के भूगोल और संस्कृति का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसे इतिहास के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय विभाजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई, वो भी सिर्फ 1 महीने से थोड़े ज्यादा समय में। और ये पूरी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम कर रही थी। स्टेप 1, दशकों पुराने जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करना। स्टेप 2, ऐसी लकीरें खींचना जो एकदम बेतरतीब ढंग से नदियों, रेलवे लाइनों और यहाँ तक कि एक ही गांव के बीच से होकर गुजरती थीं। और सबसे भयानक था स्टेप 3, सीमा की घोषणा को आज़ादी के 2 दिन बाद तक टाल देना। 17 अगस्त तक की इस देरी ने लाखों लोगों को एक ऐसी खौफनाक अनिश्चितता में धकेल दिया जहां उन्हें पता ही नहीं था कि वो असल में किस देश के नागरिक हैं। इस जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ लाइन ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बांटा, इसने सदियों से जुड़े रेलवे नेटवर्क को काट दिया, नदी प्रणालियों और सिंचाई नहरों को 2 हिस्सों में चीर दिया, बिजली ग्रिड को अलग कर दिया और पड़ोसी जिलों के बीच के पुराने आर्थिक संबंधों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। यह बुनियादी ढांचे की एक ऐसी क्रूर तबाही थी जिसने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अपंग कर दिया। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भारी मानवीय कीमत, प्रवासन और हिंसा। यहाँ हम देखेंगे कि जमीन पर असल में क्या हो रहा था। एक शरणार्थी ने जो कहा था वो आज भी दिल को झकझोर देता है। आज़ादी एक अमूर्त चीज है, विभाजन एक बहुत ही ठोस हकीकत थी। ये एक वाक्य बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि कैसे लाखों लोगों के लिए राजनीतिक आज़ादी की खुशी अपने घर, अपने परिवार और अपनी जड़ों को खोने के उस असली और भयानक आघात के सामने पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। अगर हम इसके आंकड़ों पर गौर करें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केवल 4 वर्षों के भीतर लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने सीमा पार पलायन किया।
खचाखच भरी ट्रेनें, जिन्हें ब्लड ट्रेन्स या खून की ट्रेनें कहा जाने लगा, उन पर रास्ते में घात लगाकर घातक हमले किए गए। सांप्रदायिक हिंसा में 2 लाख से लेकर 10 लाख तक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपहरण और भयानक हिंसा हुई। ये सब मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। और इन सब के बीच सिंधी हिंदुओं की स्थिति थोड़ी अलग और बेहद दर्दनाक थी। पंजाब और बंगाल के विपरीत पूरा का पूरा सिंध प्रांत पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसकी वजह से सिंधी हिंदुओं को अपनी पूरी पैतृक मातृभूमि खोनी पड़ी और उन्हें भारत में शरणार्थी बनकर अपनी एक नई पहचान स्थापित करने की बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। आइए अब भाग 4 पर आते हैं, स्मारकों में शरणार्थी, जहां हम दिल्ली के परिवर्तन को करीब से समझेंगे। इस जनसंख्या के आंकड़े को देखिए। 1951 आते आते दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 28% हिस्सा इन्हीं विभाजन के शरणार्थियों का था। रातों रात शहर की जनसांख्यिकी इतनी तेजी से बदल गई थी कि देश की राजधानी बुनियादी रूप से एक विभाजन का शहर बनकर रह गई थी। जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि 16वीं सदी के वे शानदार शाही स्मारक जैसे पुराना किला और हुमायूं का मकबरा अचानक से विशाल और भीड़ से भरे शरणार्थी शिविरों में बदल गए थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ साम्राज्यों की भव्य वास्तुकला और उसी के ठीक नीचे तिरपाल से बने अस्थायी टेंटों में रह रहे हजारों बेबस लोग। ये दिल्ली का एक बिल्कुल ही अलग और विचलित करने वाला रूप था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन शिविरों में रहने का दर्द सभी के लिए एक समान नहीं था। जो अमीर शरणार्थी थे उन्होंने सुरक्षित जगहों और घरों पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर दलित शरणार्थियों को गंभीर भेदभाव और साफ सफाई की भारी कमी का सामना करना पड़ा। और जो मुस्लिम शरणार्थी थे उन्हें पुलिस की कड़ी निगरानी और हाशिए पर धकेले जाने का दर्द सहना पड़ा। समाज का जातिगत भेदभाव और पदानुक्रम इन कैंपों में भी पूरी तरह से हावी था। अब हम आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, भाग 5, अधूरी विरासत। एक ऐसा बदलाव जिसने उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि इन्हीं शरणार्थियों ने अपनी गजब की सहनशीलता से दिल्ली की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को एक नई शक्ल दी। उन्होंने लाजपत नगर जैसे नए इलाके बसाए और पंजाबी खान पान तथा व्यापार को लोकप्रिय बनाया। इस त्रासदी से बचे लोग आधुनिक दिल्ली के वास्तुकार बन गए। हालांकि अक्सर उनकी ये शानदार सफलता उनके शुरुआती संघर्ष, दर्द और उनके साथ हुई असमानता की कहानी को ढक लेती है। भू राजनीतिक परिणामों की बात करें तो वे आज भी हमारे सामने हैं। इसी विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965 और 1971 के 3 बड़े युद्धों को जन्म दिया। कश्मीर का वो अनसुलझा मुद्दा भी इसी की देन है, जो आज तक जारी है। और इसने जो स्थायी सीमा तनाव पैदा किया है वो आज दोनों देशों के परमाणु हथियारों के कारण और भी ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक बन गया है। 1947 केवल इतिहास की कोई बीती हुई बात नहीं है, ये आज की वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली एक जिंदा सच्चाई है। अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे रह जाता है। जब लकीरें इतनी जल्दबाजी में जमीन पर खींची जाती हैं तो लोगों के दिमाग में बसी सीमाओं को मिटने में कितनी पीढ़ियां लग जाती हैं। इस औपनिवेशिक बंटवारे के गहरे निशान आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। उम्मीद है इस ऐतिहासिक चर्चा से आपको इस जटिल इतिहास को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।